I was saying कि okay, this is position number 1, 2, 3 and 4 and 5. Okay. अब आप लोगों ने ये देखना है कि why they both are not equivalent और why these two are also not equivalent. जो मुझे पता चला है जितना मुझे स्टडी करने पे वो ये पता चला कि this is called alpha position and this is called alpha dash. इसी तरह this is called beta and this is called beta dash. यानी कि इनपे अब what is the question or the assignment is what is the difference between alpha and alpha dash and what is the difference between beta and beta dash, क्योंकि जब आपको difference पता चल जाएगा तो we can study why their reactivity is different. Okay, so we were discussing electrophilic substitution reaction. तो electrophilic substitution reaction में कौन कौन से देते हैं? सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन एंड पेड्रल क्राफ्ट असाइलेशन. अब उसके बाद जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि इट कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेप्स. स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 इज के पहले होगी आयोनाइजेशन. स्टेप नंबर 2 में होगा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. उसके बाद पोजीशन नंबर 3 में वहां पर बनेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनने के बाद उसी स्टेप में स्टेप नंबर 3 में प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा और स्टेप नंबर 4 में जो प्रोटॉन थर्ड स्टेप में रिलीज हुआ वो फर्स्ट स्टेप में बने हुए न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा और बना देगा साइड प्रोडक्ट. अच्छा, अब यहाँ पर आप बात करते हैं. अच्छा, कुछ बच्चों ने मुझे बनाकर शेयर किए थे, ठीक है, उन्होंने पूछा था तो उन्होंने वो ठीक बनाया था. अगर किसी किस्म के करेक्शन की जरूरत थी तो वो मैंने उनको बता दी थी, लेकिन उन बच्चों के लिए जिनको अभी भी समझ नहीं आया, जो ये मैं ये कह रही हूँ थर्ड स्टेप में जो है वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगे, तो उनके लिए आई डिसाइडेड कि लेट्स ऐड द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स इन थर्ड स्टेप. सो यहाँ पर मैं आपको ये शो करवा रही हूँ. अब होता क्या है कि ये देखो, जब अच्छा पहले एक चीज मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के साथ साथ एक चीज और मेंशन कर दूं कि आपको याद होगा मैंने आपको जो फर्स्ट लेक्चर लिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जब किसी पोजीशन पर अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल, तो जिस पोजीशन पर अटैक करने के नतीजे में सबसे ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं ना, वो पोजीशन जो है वो प्रोडक्ट उसी पोजीशन पे के ही अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट मिलता है. यानी कि अगर स्टेप नंबर अगर पोजीशन नंबर 2 पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा बन रहे हैं तो जो आपका प्रोडक्ट आप फाइनलाइज करोगे हमेशा, ये जो पोजीशन पे हमेशा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वो पोजीशन नंबर 2 होगी. उसकी रीजन क्या है? क्योंकि वो सबसे जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे उतना ही ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा और जब स्टेबिलिटी ज्यादा होती है तो जाहिर बात है आपकी वो चीज ज्यादा देर तक जो है वो ज्यादा देर तक रहेगी. जब वो ज्यादा देर रहेगी तो वो फिर ही आपका प्रोडक्ट जो है वो आगे स्टेप नंबर यानी कि आपका जो प्रोटॉन रिलीज होगा और प्रोटॉन जब रिलीज होगा तो यानी कि आपका जो आपका प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा. ओके, लेट्स सी. ओके, अब यहाँ पर आप देखो हुआ क्या कि पहले मैंने दोनों पोजीशंस के साथ दिखा दिया. पोजीशन नंबर 2 के साथ ऊपर है और पोजीशन नंबर 3 के साथ ये नीचे वाले हैं. पोजीशन नंबर 2 को पहले डिस्कस करते हैं. पोजीशन नंबर 2 पे इलेक्ट्रोफाइल ने जब अटैक किया तो अच्छा, अब आपको पता है यहाँ पर जब अटैक किया तो यहाँ पर यानी कि इसने इससे स्नैच कर लिया. जब इसने इससे स्नैच किया पोजीशन नंबर 2 के पास नेगेटिव चार्ज हो गया. जब नेगेटिव चार्ज इस पे आ गया और थर्ड पोजीशन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज और यानी कि यहाँ पर इस पोजीशन नंबर 2 पे है नेगेटिव चार्ज. जब ये नेगेटिव चार्ज है और जाहिर बात है अब इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल ने उस नेगेटिव जो है उससे इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं. दैट्स वाई यहाँ पर आ गया इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया और यानी कि उस जो नेगेटिव चार्ज कार्बन था उसने इसके साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए. सो यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज. अब यहाँ पर अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का रोल आता है. आपको पता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर मतलब कि अपने खुद स्ट्रक्चर खुद को खुद ही स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स उसके साथ शेयर कर रहा है, यानी कि खुद को खुद ही स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है अगेंस्ट इसके कि वो बाहर से खुद को स्टेबलाइज करे, बाहर से किसी चीज के साथ रिएक्ट करके. ओके, सो अब जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया तो ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डीलोकलाइज हो सकते हैं. ठीक है, रिमेंबर. सो ये जो डीलोकलाइज हो सकते हैं ये डीलोकलाइज होकर शिफ्ट कर जाएंगे यहाँ पर, यानी कि इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए दे विल शिफ्ट टुवर्ड बिटवीन दिस एंड दिस कार्बन. सो यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड और जब ये यहाँ शिफ्ट किया तो यानी कि इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पर. उसके बाद
यहाँ पर ये आपका इस y की जगह, क्योंकि मैंने आपको समझाना था फ्यूरॉन के लिए, पायरोल के लिए, तो इसलिए ये एक हमने न्यूट्रल एग्जांपल लिए। लेकिन अगर हम यहाँ पर भी थायोफिन को लेके चलें तो यहाँ पर जो सल्फर के पास लोन तरफ इलेक्ट्रॉन है जो p ऑर्बिटल में है, जो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, वो शिफ्ट कर जाएगा टूवर्ड हेयर, और जब ये यहाँ पर शिफ्ट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट कर जाएगा इसके ऊपर, हेटेरोएटम के ऊपर। तो यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये इसके थे रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, अब पोजीशन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। पोजीशन नंबर 3 को जब हमने डिस्कस किया, आपका इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि इस केस में अब यहाँ पर ये शिफ्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड कार्बन नंबर 3। जब कार्बन नंबर 3 पर करेंगे तो नेगेटिव चार्ज उस पर आ जाएगा, और इलेक्ट्रोफाइल के साथ जो है वो कार्बन नंबर 3 के इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं। तो यानी कि इसने यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आके कार्बन नंबर 3 पर लग गया, और यहाँ पर कार्बन नंबर 2 के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए, इस पर आ गए यानी कि पॉजिटिव चार्ज। अब फिर से वही होगा, स्ट्रक्चर खुद को खुद ही स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। खुद को जब स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा कि ये जो हेटेरोएटम है, इसके लोन तरफ इलेक्ट्रॉन जो p ऑर्बिटल में है वो शिफ्ट कर जाएंगे यहाँ पर, और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा, अब उसके बाद आपको एक बात याद रखना कि हमेशा, ठीक है, रेजोनेंस आप तब तक करते हो जब तक कि आपके पास पहले वाला स्ट्रक्चर दोबारा नहीं आ जाता। ठीक है, अब जब यहाँ पे दोबारा पहले वाला स्ट्रक्चर लेकर आना है, तो यानी कि हमारे पास दोबारा से आ गया ये स्ट्रक्चर, और इसकी रेजोनेंस में आ गया दोबारा से ये स्ट्रक्चर। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ से, अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये रेजोनेंस के बाद मैंने कहा ना स्टेप नंबर 3 में ही प्रोटॉन रिलीज होगा। तो अब क्या होगा, जब आपके पास इसके बाद दोबारा से ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर आ जाएगा, फर्स्ट स्ट्रक्चर दोबारा, तो यहाँ से ये कार्बन जो है ये इस हाइड्रोजन के साथ जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है इसको स्नैच कर लेगा, इसके ऊपर आ जाएगा इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन जो है वो एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा। सो ये माइनस प्रोटॉन, और इसके ऊपर जब आ गया, इस पोजीशन पर आ गया नेगेटिव चार्ज, तो वो नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पर शिफ्ट करेगा इस वाली यहाँ पर, ठीक है, और बना देगा डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, और यहाँ से रिलीज हो गया, इस पोजीशन से रिलीज हो गया ये प्रोटॉन। इसको हमने फर्दर स्टडीज ये नहीं किया क्योंकि इसके पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर ही सिर्फ 2 बने हैं, इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स 3 बने हैं। दैट्स मीन कि जो जिसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे उसी पोजीशन पर आपका इलेक्ट्रोफाइल आकर हमेशा अटैक करेगा। सो यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गई कि अब आपने कैसे बनानी है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। मैंने आपको कहा भी था कि आपको ये फर्दर ये चीज आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जब हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में स्टडी किया जा रहा था, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल थायोफिन बना, तो जिसने थायोफिन को फर्स्ट टाइम स्टडी किया उसने ये चीज इसकी स्टडी करके आपको बता दी कि कौन से पोजीशन पर अटैक होगा। हाँ, लेकिन आपने जब बनाने हैं, आपने मैकेनिज्म लिखना है, तो आप अब ये वाला स्टेप आप सारा करो। ठीक है, थर्ड स्टेप में, सेकंड में नहीं करना, फर्स्ट में नहीं करना, ना फोर्थ में करना है, कौन से स्टेप में करना है, थर्ड स्टेप में आप ये सब ये वाला सारा लिखोगे। ये वाला इसलिए लिखोगे कि ये आपका, क्योंकि ये आपका प्रोडक्ट ही है, जब ये नहीं बन रहा तो सो दैट्स मीन इट इज नॉट रेलेवेंट टू थायोफिन। अच्छा, ओके, उसके बाद हम लोग स्टडी करते हैं कि अब आपको पता ही है, जब यहाँ पर आप सल्फोनेशन होगी तो आपके पास जो प्रोडक्ट्स बनेंगे हम वो देख लेते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे। ठीक है, थायोफीन 2 सल्फोनिक एसिड विल बी द प्रोडक्ट ऑफ सल्फोनेशन ऑफ थायोफीन। उसके बाद नाइट्रेशन होगी जब थायोफीन की, तो आपके पास वो होगी इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3, तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो होगा 2 नाइट्रो थायोफीन। हेलोजनेशन में अगर आपकी अगर लेट्स सपोज क्लोरीनेशन हो रही है तो आपके पास प्रोडक्ट आएगा 2 क्लोरोथायोफीन। फिर उसके बाद अगर आप फेडरल क्राफ्ट एसाइलेशन करते हो, फेडरल क्राफ्ट एसाइलेशन आप कर रहे हो, तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो होगा 2 एसिटाइल थायोफीन। ठीक है, ओके, उसके बाद हमारे रिएक्शंस जो हैं वो कंप्लीट हो गए। रिएक्शंस कंप्लीट करने के बाद लेट्स स्टडी द प्रिपरेशन ऑफ थायोफीन। थायोफीन की प्रिपरेशन जो है उसमें क्या होता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइसोडियम सक्सीनेट। ये जो O और ऑक्सीजन, O नेगेटिव और N पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि इन दोनों ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच, सॉरी सोडियम के बीच में आयनिक बॉन्ड है। ये नहीं करना कि आप समझो कि ये एक स्ट्रक्चर है, ये N पॉजिटिव अलग है, नहीं, ये N पॉजिटिव इस O नेगेटिव के साथ है अटैच, और ये N पॉजिटिव इस O नेगेटिव के साथ वाया आयनिक बॉन्ड। ओके, अब हुआ होता क्या है कि जब हम हीट करते हैं डाइसोडियम सक्सीनेट को फॉस्फोरस ट्राइसल्फाइड के साथ,
ठीक है, ट्राइसल्फाइड क्या है, P2S3, तो हमारे पास थायोफीन हमें ऑब्टेन हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। अच्छा, अब यही बात है कि मैंने आपको कहा था सिंपल, अब आपको मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है, अब आपको पेपर में आता है, आप ये यहाँ पे इसको जो है राइटअप में लिखोगे, ये करेक्शन यानी कि रिएक्शन को थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख दोगे और उसके साथ उसकी इक्वेशन दे दोगे, दैट विल बी मोर देन इनफ। ओके, सेकंड मेथड जो है, सेकंड मेथड में क्या होता है कि हम लोग तो इसमें भी दोबारा से क्या रिक्वायर है, लेकिन अब होता क्या है कि हमने इसमें रेक करवाना है ब्यूटेन का विद सल्फर इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो आपके पास आ जाएगा थायोफीन प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, उसके बाद थर्ड मेथड जो है, थर्ड मेथड में हम लोगों ने 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं एसिटाइलिन के, उसका रिएक्शन करवाना है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, तो आपके पास आ जाएगा थायोफीन प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, अब इसका यहाँ पे लिखा हुआ है एल्यूमिना, यानी कि इसका कैटलिस्ट क्या है, एल्यूमिना की प्रेजेंस में करना है। एल्यूमिना होता है Al2O3, इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3 की प्रेजेंस में करना है, और हीट आपने देनी है 400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यानी कि बहुत हाई लेवल ऑफ टेम्परेचर रिक्वायर है टू ब्रेक डाउन द बॉन्ड्स, क्योंकि पहले बॉन्ड ब्रेकेज होगी फिर बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, जिस तरह अब इसके बीच में पहले बॉन्ड ब्रेकेज होगी, फिर ये सल्फर रिलीज होगा और ये जाकर इसके साथ रिएक्शन करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, सो द बॉन्ड ब्रेकेज विल रिक्वायर द हीट। सो उसके बाद फोर्थ है, फोर्थ के अंदर ओके यहाँ पर दो बातें, आप इस वाले मेथड को सिंपल आप मेंशन कर सकते हो फ्रॉम फ्यूरॉन। अगर आपने पेंटोसिन, अगर आपको आता है पूरे के पूरे थायोफीन का नोट लिखने का आता है, तो फिर आपने क्या करना है कि आप लोगों ने उसके सिंथेसिस भी लिखनी है, आपने उसके रिएक्शंस भी लिखने हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी लिखनी है, तो आप लोग सिंपली मेंशन कर दो कि फ्रॉम फ्यूरॉन, और आप इतनी इक्वेशन लिखो कि आपने फ्यूरॉन का जब रिएक्शन करवाया P4S7 के साथ, तो आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा, दैट विल बी मोर देन इनफ। लेकिन लेट्स से कि आप लोगों को जो है सिर्फ और सिर्फ सिंथेसिस आती है, तो फिर आपने फ्यूरॉन के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप लोग क्या करोगे कि पहले आप पेंटोसिन से फ्यूरॉन बनाओगे बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने फ्यूरॉन में किया था, और उसके बाद फ्यूरॉन जब आपको ऑब्टेन हो गया, तो उसका आप रिएक्शन करवा दोगे P4S7 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो आपको मिल जाएगा थायोफीन। लास्ट अब हमारी हेडिंग है आज की, वो है यूजेस। यूजेस हम देखते हैं, तो अब पहली चीज के फार्मास्यूटिक्स में और एग्रोकेमिकल्स में, ठीक है, वो केमिकल्स जो एग्रीकल्चर में यूज होते हैं, वो दोनों बनाने के लिए उसका एक बिल्डिंग ब्लॉक है। बिल्डिंग ब्लॉक वही है कि कोई हम लोगों ने फार्मास्यूटिक्स में कोई ड्रग बना रहे हैं, ठीक है, तो उस ड्रग का एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है ना, कि कोई बहुत से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिलके एक मेन स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो यानी कि बहुत से डिफरेंट केमिकल्स मिलके एक मेन जो आपकी ड्रग है वो बनाते हैं, तो उसमें से एक जो है वो ब्लॉक, वो आपका थायोफीन है। ये तो एक जनरली बात करी। अब सेकंड स्टेप में वो बता रहे हैं कि कौन से ऐसे जो ड्रग्स हैं जिनको बनाने के अंदर ये एज अ बिल्डिंग ब्लॉक एक्ट करता है, तो उसके अंदर एक जो है वो है पिरोक्सीकेम। पिरोक्सीकेम जो है उसके अंदर ये एंसिड्स है, ठीक है, एंसिड्स वो होते हैं जो आपके फॉर पेन के लिए यूज करते हैं, पेन के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए, फीवर के लिए, तो एक प्रोक्सीकेम है और दूसरा निरोक्सीकेम। ये बोथ जो है ना, इनको आप ये भी कह लो, ये बोथ आर अल्टरनेटिव, ये सेम क्लास से जो है बिलोंग करते हैं। ये तो एनसिड्स की एग्जांपल होगी। एनसिड यानी कि मैंने आपको बताया कि एक आपको पता चल गया कि एक किसके लिए है, कि वो पेन रिलीज के तौर पर जो ड्रग्स हैं, ये पेन के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए, उनकी एक अंदर कंपोनेंट है। उसके अलावा ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स, ठीक है, वो ड्रग ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी बैक्टीरियल का मतलब ये है कि ऐसी ड्रग जो किसी एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया के लिए नहीं, बल्कि एक ब्रॉड रेंज ऑफ जो बैक्टीरिया की डिफरेंट क्लासेस होती है ना, बैक्टीरिया की डिफरेंट जेनेरा से बिलोंग करते हैं, तो हर डिफरेंट यानी कि एक सिंपल किसी एक जेनेरा की, एक क्लास की बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए यूज नहीं होता, बल्कि बहुत सी रेंज है उसकी, एक लॉन्ग वाइड रेंज के लिए। सो उनमें से एक एग्जांपल जिसके अंदर थायोफीन जो है वो जिसका बिल्डिंग ब्लॉक है, वो है सेफेलोथीन सोडियम। स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स है, आप स्ट्रक्चर ना बनाओ तो भी चलेगा, क्योंकि आप लोगों को इस लेवल पे फर्स्ट सेमेस्टर में, या आप ये फर्स्ट प्रॉफ होता है पूरा साल, एक साल में, तो एक प्रॉफ में 2 सेमेस्टर्स होते हैं। सो फर्स्ट प्रॉफ में आपको अभी इतने ज़्यादा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड
drug class in which thiophanate is a building block, that is anti-enthelmatic drug. एंथेल्मेटिक ड्रग्स वो होती हैं जो आपके मतलब आपने सुना होगा कुछ लोग कहते हैं कि उसके पेट में कीड़े हैं और ये उसको खत्म करने के लिए जो ड्रग यूज होती है दैट इज कॉल्ड एंथेल्मेटिक ड्रग्स. उसकी एग्जांपल आप है वो है पेरेंटॉल पेमोएट, PYRANTAL, उसके बाद ये एक वर्ड है पेरेंटाल, फिर उसके बाद PAMOAT, पेमोएट. अच्छा, अब ये तो मैंने आपको बता दिया. अब इस जिस तरह बैक्टीरिया, बहुत से बैक्टीरिया होते हैं, इस तरह वॉर्म्स भी डिफरेंट होते हैं. तो इसमें से कौन से वॉर्म्स को, जो पिन एंड राउंड वॉर्म्स होते हैं, उनका इन्फेक्शन जो है उसको दूर करने के लिए हम लोग जो ड्रग्स यूज करते हैं उसका हिस्सा होता है थायोफिन. The benzene ring of biologically active compound may often be replaced by thiophanate without loss of activity. अच्छा, इसका क्या मतलब है? बेसिकली इसको फर्दर हम डिस्कस करेंगे पायरिडीन में भी, लेकिन मैं अभी डिटेल में कर देती हूँ, फिर आपने याद रखना है कि पायरिडीन में भी हमने इस चीज़ को किया था, सो दैट मुझे उसमें रिपीट ना करना पड़े. जो बेंजीन है, थायोफिन है, फ्यूरॉन है और पायरिडीन, इनका स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है. अब आप कहोगे कि ये 6 मेंबर्ड है, वो 5 मेंबर्ड हैं, पायरिडीन तो नहीं लेकिन फ्यूरॉन और थायोफिन वो हैं 5 मेंबर्ड हैं. तो बेसिकली ना जब स्ट्रक्चर रिजेंबलेंस की बात आती है तो हम ये स्टडी करते हैं कि एट द एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो आपस में उसके बेसिस पे जो स्ट्रक्चरल रिजेंबलेंस है ना, उसकी बात यहाँ पर हो रही है. ये भी आपके फाइनल प्रॉफ में मेडिसिनल केमिस्ट्री आएगी, उसके अंदर आप पढ़ोगे बायो आइसोस्टर्स. सो बेसिकली ये जो है ना, ये आपस में बायो आइसोस्टर्स होते हैं, ये आइसोस्टर्स सिंपली. तो इनकी आपस में जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बहुत सिमिलर होती हैं. तो बाज़ औक़ात अगर आपके ड्रग के स्ट्रक्चर में बेंजीन है तो आप उसको रिप्लेस कर दोगे पायरिडीन से, या पायरिडीन है या थायोफिन है तो उसको रिप्लेस कर दोगे बेंजीन से. तो देयर आर चांसेस कि उनकी जो एक्चुअल प्रॉपर्टी है, यानी कि जो उनकी एक्चुअल एफिकेसी है, जो उसका जो जिस भी चीज़ के डिजीज के अगेंस्ट वो यूज हो रही है, उसका वो इफेक्ट खत्म ना हो. फिर पॉइंट आता है कि हम इसको रिप्लेस ही क्यों करते हैं. इसको रिप्लेस इसलिए करते हैं कि हम लोगों ने सिर्फ उसकी, जब मैंने आपको, अगर आपको याद हो, फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हम लोग ड्रग की सिर्फ एफिकेसी नहीं हमने पढ़नी होती, उसकी डिफरेंट फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं. फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज वो होती हैं जब तक ड्रग आपके रिसेप्टर पे नहीं पहुंच जाती तब तक उसके ऊपर जो फैक्टर्स आ रहे होते हैं वो सारे फार्माकोकाइनेटिक होते हैं. तो दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. अगर आपको याद हो, जिसका फॉर एग्जाम्पल एब्जॉर्प्शन इज वन ऑफ द फार्माकोकाइनेटिक, तो अगर उसकी एब्जॉर्प्शन ही प्रॉपर नहीं हो रही तो दैट्स मीन कि आपकी ड्रग जब रिसेप्टर पे सही से पहुंच ही नहीं है तो उसका इफेक्ट जो है, ये उसका जो एक्शन है वो मैटर नहीं करता जब तक वो उस जगह पे पहुंच ही नहीं रही. सो हम लोग इसीलिए इनको आपस में रिप्लेस करके देखते हैं एक दूसरे से कि मे बी कि हम लोगों को जो नया बनने वाला प्रोडक्ट है सब्स्टिट्यूशन के बाद, वो पहले वाले से उसकी यहाँ तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है जो उसने अपना इफेक्ट देना है ड्रग पे, वो बेटर हो गया हो. अगर वो बेहतर नहीं तो बात का ऐसा होता है कि उसकी जो फार्माकोकाइनेटिक इफेक्ट्स होते हैं ना वो बेहतर हो जाते हैं. लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इसका उल्ट हो जाता है कि हमने एक को, फॉर एग्जांपल हमने थायोफिन को बेंजीन से रिप्लेस किया तो उसका जो इफेक्ट है वो पहले की निस्बत कम हो गया. सो हम लोग ऐसे ही जस्ट उसको रिप्लेस नहीं कर सकते किसी को एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर से, जब तक कि हम उसको फर्दर हर उस जो उसका क्लिनिकल ट्रायल है, क्लिनिकल ट्रायल होता है जिसमें उसके बाद हम लोग उसको डिफरेंट स्टेजेस पे उसके इफेक्ट को स्टडी करते हैं. पहले रैट्स 4 क्या होते हैं, 4 फेजेस में करते हैं. उसको रैट्स पे स्टडी करते हैं, उसको उसका इफेक्ट जो है वो ह्यूमंस के अंदर फिर स्टडी किया जाता है. तो उसमें यही चीज़ें स्टडी की जाती हैं कि आइदर उसमें इम्प्रूवमेंट हुई है या उसके अंदर उस पहले की निस्बत उसके अंदर किसी किस्म का उसके इफेक्ट में कमी आ गई. अगर कमी आ जाए तो फिर उसको रिजेक्ट कर देते हैं और फिर हम नए सिरे से दोबारा से स्टार्ट करते हैं. इसका एक मेथड ये भी होता है, इसका एक रीजन ये भी है कि आपने पहले से फॉर एग्जांपल एक किसी के अंदर एक ड्रग थी, उसके अंदर थायोफिन था, उसको रिप्लेस कर दिया किसी ने बेंजीन के साथ. बेंजीन से रिप्लेस करने के बाद उसके इफेक्ट में थोड़ा फर्क आता है और वो आप ये कह लो कि अच्छे के लिए आ जाता है. तो इसका मतलब कि उस जिस बंदे ने ये सारी स्टडी की ना, उसने एक नई ड्रग बना ली. पहले वाली ड्रग, यानी कि दोनों के स्ट्रक्चर में जो फर्क आ जाएगा उसकी वजह से अब जो ड्रग बनी वो एक नई ड्रग है, यानी कि उसके अपने मतलब उस बंदे को ये क्रेडिट चला गया कि उसने एक नई ड्रग बनाई है. सो दैट्स वाई जो लगातार लोग हैं ना वो कोशिश कर रहे होते हैं पहले से बनी हुई ड्रग्स के अंदर किसी तरह की चेंजेस लाकर एक नई ड्रग बना ले, ताकि वो नई ड्रग जब बनाएंगे उनको क्रेडिट मिलेगा और उसको फिर पेटेंट करवा के जारी बातों से पैसे भी मिलते हैं.
सो दैट वाज ऑल अबाउट थायोफीन. नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग अब पढ़ेंगे पायरिडीन. ओके क्लास, टेक केयर, अल्लाह हाफिज.